झा परिवार से बिलोंग करता हूँ। फ़र्क ये है कि उदित नारायण झा इज़ माय फुल नेम। सब लोगों ने कहा कि उदित नारायण सुनने में अच्छा लगता है, तो मैंने कहा जैसा आप लोग चाहें ऐसा कर लेते हैं। माय फादर वांटेड मी टू बिकम ए इंजीनियर, डॉक्टर, जो सबके परिवार में होता है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। माय इकोनॉमिक कंडीशन वाज़ वेरी बैड, तो मेरी सिस्टर ने अपने फैमिली में मुझे अपने परिवार में रख के मुझे मिडिल पास करवाई। I want to thank ICMEI and AFT for giving me wonderful honor. I'm grateful to you all. I have been entertaining you all for more than 4 decades, 40 years. Going to entertain you all till my last breath. जिस तरह आप लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया है आज तक, बस यही मिलता रहे। As you know, there are more than 500 students and people who are watching you at this time. So, आपकी जर्नी के बारे में अगर हम बात करें सर, तो आपने इंडस्ट्री में 40 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजारा है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 1978 के जुलाई अगस्त में आया था मुंबई जी महानगरी। Since 42 years I'm in Mumbai, Maharashtra. That's great journey sir. So हम सब बहुत आतुर हैं ये जानने के लिए कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, बिंग ए फार्मर सन, एक किसान का बेटा हूँ, झा परिवार से बिलोंग करता हूँ। फर्क ये है कि उदित नारायण झा इज माय फुल नेम, लेकिन एवरीवन नोज उदित नारायण से ही मुझे जानते हैं। सबने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में भी जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, सब लोगों ने कहा कि टाइटल अगर झा रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन उदित नारायण सुनने में अच्छा लगता है, तो मैंने कहा जैसा आप लोग चाहें ऐसा कर लेते हैं। लेकिन आई स्ट्रगल लॉट्स इन माय लाइफ, काफी संघर्ष किया हूं। किसान परिवार से था तो फादर, मेरे पिताजी, माय फादर वांटेड मी टू बिकम ए इंजीनियर, डॉक्टर, जो सबके परिवार में होता है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। और इत्तेफाक से सुपरहिट गाने भी आए, तो उसमें भी वही कोइंसिडेंट समझिए या जो भी, कि कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वो गाने में भी वही बात आई। तो पिताजी कहते थे कि पढ़ो लिखो। तो मेरी एक सिस्टर मिश्रा फैमिली से, बिहार में उनकी शादी हुई और मिश्रा फैमिली में, तो मेरे पास इतना पढ़ने लिखने का, माय इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड, तो मेरी सिस्टर ने अपने फैमिली में मुझे अपने परिवार में रख के मुझे मिडिल पास करवाई। उसके बाद बिहार से ही मैंने, आई डिड माई एसएससी फ्रॉम बिहार ओनली, बोर्ड एग्जाम था, बोर्ड में अच्छा नंबर लाया मैंने। उसके बाद, और बचपन से शौक था गाने का। माँ गाती हैं, अभी भी हैं माँ, 104 years old माई मदर्स एज। तो माँ बहुत अच्छा गाती थी गांव में उस वक्त, और आज तक भी गा रही हैं। हजारों श्लोक, हजारों भजन, हजारों चीज उन्हें अभी भी याद है। इतना शार्प है उनका दिमाग। तो हो सकता है उनसे मुझे मिला हो। और माँ कहती थी कि पिताजी जो कहते हैं वो करना चाहिए, ये रामलीला, ये गाना बजाना, ये सब ठीक है, लेकिन एजुकेशन इज मस्ट। मैंने कहा मैं जरूर कोशिश करूंगा। और फिर देन आफ्टर एसएससी आई वेंट टू कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू रेडियो स्टेशन आई ज्वाइन। वहां 8-10 साल मैंने एज ए फोक सिंगर काम किया, और वहां पे भी मेरा घर या ऐसा कुछ था नहीं। गेटिंग 100 रुपीज पर मंथ, यानी 100 रुपये मुझे रेडियो स्टेशन से मुझे मिलता था।
अब वहाँ लॉजिंग, बोर्डिंग या बहुत सारी परेशानियां तो थी मुझे, तो मैंने रात को 5 स्टार होटल ज्वाइन किया और वहाँ 100-150 रुपये मुझे वहाँ से मिलते थे। मैं अपनी रियल कहानी सुना रहा हूँ आज, क्योंकि बच्चे लोग हैं तो उनको अच्छा लगेगा। फिर रात को मैंने 5 स्टार होटल ज्वाइन करके वहाँ से 100-150 रुपया कमाता था, और फिर रात को ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू, और 8 साल मैंने मैथिली फोक सॉन्ग्स गाए पहले, और उसके बाद मैंने नेपाली गाने भी गाए। और देन आई गॉट म्यूजिक स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, क्योंकि वहाँ भी भारतीय राजदूतावास में मैं अक्सर वहाँ जाया करता था और हर फेस्टिवल में भाग लिया करता था, जैसे दशहरा फेस्टिवल जो अभी चल रहा है, दिवाली फेस्टिवल, जन्माष्टमी, ऐसे ऐसे फेस्टिवल में मैं अक्सर वहाँ जाया करता था और वहाँ प्रोग्राम करता था। तो वहाँ के एम्बेसडर, जितने भी ऑफिसर्स थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे म्यूजिक स्कॉलरशिप अगर मिल जाए तो मैं इंडिया जाऊंगा, और वहाँ देन आई गॉट म्यूजिक स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडियन एम्बेसी एंड आई केम मुंबई इन 1978। जुलाई अगस्त का महीना था, और मैं वहाँ फिर भारतीय विद्यावन चौपाटी पे क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग मैंने ली। तो यहाँ पे भी मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कोई लॉजिंग वगैरह नहीं कर सकता हूँ प्रोवाइड, ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं लूंगा रिस्क। तो मेरे एक दोस्त यहाँ है, मुरलीधर, वो भी वहाँ से स्कॉलरशिप लेके यहाँ आए थे, मुझसे 6 महीने पहले आए थे। तो मैंने उनको लेटर लिखा और मैंने कहा कि मुझे मुंबई आना है और संगीत, क्लासिकल संगीत सीखना है मुझे। तो उन्होंने फिर भारतीय विद्यावन जाके वहाँ के प्रिंसिपल पंडित श्री दिनकर कैकेनी जी थे, अब तो वो रहे नहीं, तो पंडित दिनकर कैकेनी जी से उन्होंने बात की और रिक्वेस्ट किया कि देखिए लड़का अच्छा है, मैं जानता हूँ उसको और होनहार है, उसको आप म्यूजिक स्कॉलरशिप मिल जाएगा उसको अगर आप एक लेटर लिख देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैं मुंबई में वहाँ रहना शुरू किया। तो शाम को भारतीय विद्यावन चौपाटी में मैं 4-5 साल तक मुझे स्टाइपेंड मिलता रहा और मैं वहाँ क्लासिकल सीखता रहा। लेकिन उसी दरमियान आई विजिट म्यूजिक डायरेक्टर्स लाइक राजेश रोशन जी, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, पप्पी लहरी जी, जितने भी बड़े बड़े वेटरन संगीतकार थे, वहाँ जाना भी, उनसे मिलना भी टफ था, बहुत मुश्किल था। मैं स्टूडियो के बाहर घंटों खड़ा रहता था कि कोई ऐसा कोई आदमी मिल जाए जो मुझे स्टूडियो के अंदर ले जाए और उनसे मिलाए। होते 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 2 साल के अंदर ही राजेश रोशन साहब ने फिल्म 19-20 पिक्चर में गवाया, जो मेरे आइडियल रहे बचपन से, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ मुझे गाने का अवसर दिया उन्होंने। तो मैं ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि मतलब जो सपना मैंने देखा था वो साकार हो रहा था उस दिन। 18 दिसंबर 79 को ये रिकॉर्डिंग हुआ फेमस तारदेव स्टूडियो में, और 80 में पिक्चर रिलीज हुई। और उसके बाद कंटिन्यू सबसे मैं मिलता रहता था, तो सब मुझे देख के बड़े खुश होते थे, बोलते थे ये लड़का में एक पॉजिटिविटी है, ये आता है तो अच्छा लगता है। तो ये भी एक ईश्वर की कृपा है। उसके बाद सब लोगों ने 2 लाइन, 1 लाइन आर.डी. बर्मन साहब भी गवाए लता जी के साथ, फिर किशोर दा के साथ बप्पी दा ने गवाया, फिर राम लक्ष्मण जी गवाए राजश्री प्रोडक्शन में। चलता रहा सिलसिला, लेकिन बात बनी नहीं जो बात बननी थी कि एक नाम हो जाए और सब बुलाने लगे और हम काम में बिजी हो जाए, ऐसा हुआ नहीं। देन हमारे चित्रगुप्त साहब जो बिहार के ही रहे हैं,
वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर, आनंद मिलन जी के फादर। तो समीर जी जो राइटर हैं, हम सब लोग साथ में स्ट्रगल करते थे। तो समीर जी के फादर अनजान साहब बहुत बड़े लिरिक्स राइटर थे और उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी। जैसे कल्याण जी भाई के यहाँ चले गए तो वहाँ उनसे मुलाकात हो जाती थी, कई जगह उनसे मुलाकात हो जाती थी। तो उनके दिल में भी था कि ये लड़का अच्छा है और अच्छा गाता भी है। उन्होंने सुना था मेरे गाने को। तो जहाँ भी वो हमारी मुलाकात हो जाती थी तो वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर को कहते थे कि लड़का को मैं जानता हूँ, अच्छा लड़का है, अच्छा गाता भी है, इसको सुनिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको मौका दीजिए आप लोग। फिर चित्रगुप्त साहब से हमें मिलाए, अनजान साहब ने बोले अरे वो तो तुम्हारे गांव के हैं और उनसे मिले हो कि नहीं। मैं कहा कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो मुझे जरा मिलने में हिचकिचाहट हो रही है। बोले नहीं, चलो मैं मिलाता हूँ। तो उन्होंने मिलाया तो चित्रगुप्त साहब मुझे देख के बोले चलो गाना सुनाओ। गाना सुनाया, फिर बड़े इम्प्रेस हुए और चित्रगुप्त साहब कहे कि देखो मेरे पास तो अभी हिंदी फिल्म है नहीं, मैं भोजपुरी फिल्म करता हूँ, तो तुम्हें भोजपुरी फिल्म से स्टार्ट करूंगा और ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने आशीर्वाद लिया उनका और उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में मुझे गवाए। उनका जो चित्रगुप्त साहब के जो बेटे हैं आनंद मिलन साहब, वो कॉलेज में थे उस वक्त और अपने फादर को असिस्ट करते थे उस वक्त। तो जब उनको फिल्म मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मुझे एस्टेब्लिश होना है पहले, तो मैं पहले लता जी, आशा जी, रफी साहब, किशोर दा, बड़े बड़े जो वेटरन सिंगर्स हैं, मैं उनको गवाऊंगा और जहां मुझे लगेगा कि कोई ऐसी फिल्म मुझे मिले जिसमें नए सिंगर की तलाश है तो उसमें जरूर गवाऊंगा। ऐसा ही हुआ। उन्होंने 2-3 पिक्चर की। उसके बाद नासिर हुसैन साहब वेटरन प्रोड्यूसर डायरेक्टर में से फिल्म इंडस्ट्री के पिलर रहे हैं। तो उनका जो बेटा मंसूर खान साहब, वो कोई वीडियो फिल्म कर रहे थे जिस फिल्म का नाम था अंबटो। तो उन्होंने आनंद मिलन से कहा कि तुम म्यूजिक करो इसका और कोई फ्रेश वॉइस हो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बोले एक लड़का काफी साल से आ रहा है मेरे पास और पिताजी ने भी गवाए हैं कई भोजपुरी फिल्मों में और पिताजी का कहना है कि ये लड़का आगे बढ़ सकता है। तो बोले ठीक है, आप वीडियो फिल्म में इसको गाओ। तो उस वीडियो फिल्म में मैंने 2 गाने गाए। अब वो गाना नासिर हुसैन साहब की फैमिली ने सुने तो बोले यार आमिर खान उनके भतीजे हैं, तो बोले आमिर को जिस दिन लॉन्च करूंगा तो मुझे लगता है ये वॉइस जो है ये करेक्ट है उसके लिए। देखिए कैसे ऊपर वाला स्क्रीन प्ले बनाता है। तो फिल्म लॉन्च हुई कयामत से कयामत तक। तो आमिर खान साहब, जूही चावला हीरोइन थी और चीफ गेस्ट थे उस दिन हमारे शोमैन डायरेक्टर आदरणीय लेट राज कपूर साहब। तो मुहूर्त हुआ, बहुत धूमधाम से मुहूर्त किया गया। सिरौक होटल उस वक्त बहुत 5 स्टार होटल हुआ करता था, तो अभी तो बंद है कई सालों से। तो वहाँ मुहूर्त हुआ और मुहूर्त के बाद सब लोग जर्नलिस्ट लोग आपस में बात करते थे कि ये जूही चावला जी हैं, वो सल्तनत फिल्म में तो आ चुकी है, फिल्म चली नहीं, और आमिर खान साहब हैं और हाइट वाइट तो कम है। नासिर हुसैन साहब की 1-2 फिल्में जो आई जमाने को दिखाना है और एक आध, तो वो भी इतनी हिट हुई नहीं, सक्सेसफुल हुई नहीं, तो पता नहीं क्या होगा। तो हमें तो कोई पहचानता नहीं था, हम तो न्यू कमर थे। तो हमें सुन के जरा हम डिसअपॉइंट भी हुए कि पता नहीं 8-9 साल निकल गए, अब ये भी अगर कहीं ऊपर वाला न करे कि 19-20 हो जाए, नहीं तो फिर गांव घर जाएंगे, फिर वहां खेती बाड़ी करेंगे। तो पिक्चर बनी और फिल्म बनने के बाद
कई ट्रायल्स हुए। ट्रायल्स के बाद लोग बहुत पसंद करते थे, बोलते अरे वाह क्या फिल्म बनी है, क्या आमिर खान, जूही चावला और मंसूर खान साहब क्या डायरेक्शन किया है। टोटल पिक्चर की तारीफ इतनी हो रही थी कि जिसका हिसाब नहीं। लेकिन जो प्राइस मांग रहे थे नासिर साहब, वो उनको मिल नहीं रहा था। कोई बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग डरते थे कि इनकी जो 2 फिल्में जमाने को दिखाना है और मंजिल मंजिल, ये इतनी सक्सेसफुल गई नहीं फिल्म। तो सब डिस्ट्रीब्यूटर कहिए या जो भी की, वो थोड़े डर रहे थे कि पिक्चर लूं कि नहीं लूं। पिक्चर तो कमाल थी। फिल्म लगी 29 अप्रैल 1988 को, मुझे अभी तक याद है वो डेट। और पिक्चर रिलीज के बाद सब दुखी हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। बोले 1 हफ्ते हो गए, पिक्चर इतनी खूबसूरत फिल्म है, लेकिन लोगों को मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। तो फिर सेकेंड वीक चली गई। तो मैं बांद्रा के गेटी गैलेक्सी, 3 थिएटर एक साथ हैं, तो हमेशा शाम को चला जाता था। तो आमिर साहब के फादर भी वहाँ मिलते थे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि अरे अंकल, आप इतने बड़े वेटरन प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं, नासिर साहब, दोनों भाई आप लोग, तो आमिर आपका बेटा है, वो तो आप ये पिक्चर अगर 19-20 कहीं हो भी जाती है तो पिक्चर आप बना लेंगे, फिर से लॉन्च कर लेंगे उनको, लेकिन सवाल ये है कि मेरा क्या होगा। तो बोले नहीं, देखिए इंशाअल्लाह ऊपर वाला ने चाहा, सब अच्छा होगा। मैं बोला देखिए सेकंड वीक तक फिल्म तो पकड़ नहीं रही है। बोले देखिए कुछ मिरेकल हो जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा ही हुआ। सेकेंड वीक के एंड से जो पिक्चर पकड़ी, मैं मिरेकल शब्द जो है, लोग बोलते थे कि ये मिरेकल हो गया, तो मुझे लगता था कि मिरेकल मतलब जादू हो गया। लेकिन मैंने अपनी आंख से देखा है कि वही कयामत से कयामत तक पिक्चर थिएटर में लोगों का कोई रिएक्शन नहीं, कोई क्लैपिंग नहीं, कोई हो हल्ला नहीं। सेकेंड वीक के एंड से मैंने देखा कि वाकई मिरेकल चीज मानना पड़ेगा। मतलब एक एक डायलॉग पे क्लैपिंग चल रही है, लोग क्लैप बजा रहे हैं, पागलपन चल रहा है। आमिर खान साहब गिटार लेके एंट्री करते थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मतलब दीवानगी थी, पागलपन था, मैडनेस था। पिक्चर म्यूजिकल सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और आज तक उस फिल्म को लोग, आज तक भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है फिल्म। और म्यूजिक तो सब कहते हैं कि अरे ये म्यूजिक कभी पुराना होगा ही नहीं।